हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे हैं आप लोग? पीवाईक्यू की सीरीज चल रही है, काफ़ी कुछ कंप्लीट कर दिया हमने। सारे क्वेश्चंस कवर करवाए हैं हमने ऑलमोस्ट। काफ़ी अच्छी सीरीज चल रही है और आपका भी काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। आप भी काफ़ी डिमांड करते रहते हो, तो हम भी देखो टाइम से वीडियो लेके आ रहे हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन, कैलकुलस का लास्ट टॉपिक आ चुका है, डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है जी। तो आपको पता है कि कैलकुलस का पार्ट थोड़ा-सा बड़ा है, तो इस वजह से हमने अलग-अलग किया है। डिफरेंशिएशन और एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव एक वीडियो में किया है एंड इंटीग्रल्स इंटीग्रेशन जो है उसको एक वीडियो में किया है और ऐसे ही डिफरेंशियल इक्वेशन को एक वीडियो में लेके आ गए हैं। तो डिफरेंशियल इक्वेशन में से पिछले कुछ सालों में कम क्वेश्चन ही पूछे जा रहे हैं। तो जितने हमने इस वीडियो में कवर किए हैं, आपका सारा कुछ रिवाइज हो जाएगा उससे। ठीक है ना? तो बस बने रहो वीडियो के साथ। सबसे पहले लाइक करो फटाफट, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो। उसके बाद आओ साथ में पढ़ते हैं। जितनी देर की भी वीडियो है, बने रहो हमारे साथ, बिल्कुल स्किप नहीं करना, साथ-साथ करते हैं और साथ-साथ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। सिंपल क्वेश्चन दे रखा है, ऑर्डर बताना है डिफरेंशियल इक्वेशन का। ऑर्डर डिग्री 1 मार्क्स में पूछ लिया जाता है इसमें से। और इसमें से कुछ बड़ा क्वेश्चन अगर बन गया तो डिके और ग्रोथ जो टॉपिक है उसमें से बन सकता है केस स्टडी या 5 मार्क्स का बड़ा क्वेश्चन। ठीक है ना? और तो इसमें से कुछ ज्यादा नहीं पूछा जा रहा। 1 मार्क्स में जनरल सॉल्यूशन पूछ लिया जाएगा या पर्टिकुलर सॉल्यूशन पूछ लिया जाएगा, तो वो भी अभी हम आगे कवर कर लेंगे। मतलब ऑलमोस्ट हमने सब कुछ ही कवर कर लिया है इस डिफरेंशियल इक्वेशन में। तो ज्यादा बड़ी वीडियो भी नहीं है और ज्यादा ज्यादा क्वेश्चंस भी नहीं है हमारे इसमें। तो इस टॉपिक में क्वेश्चंस भी कम है। ठीक है ना? तो चलो स्टार्ट करते हैं। ऑर्डर क्या होता है? जितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट आते हैं एक इक्वेशन के अंदर, वही हमारी डिग्री होती है। इसका मतलब अगर एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट आ रहा है तो इसका मतलब हम उसको एक बार डेरिवेटिव करेंगे, तो ऑर्डर क्या हो जाएगा उसका? 1। ठीक है ना? अब यहां देखो दो आर्बिट्ररी कांस्टेंट आ रहे हैं, इसका मतलब हमें दो बार डेरिवेटिव करना पड़ेगा। तो ऑर्डर क्या होता है? जितना हाईएस्ट टाइम हमने डेरिवेटिव किया है वही हमारा ऑर्डर है। तो इसका आंसर आपको बिना पेन चलाए भी अगर आप सॉल्व करो तो इसका आंसर 2 हो गया। इसका आंसर 2 हो गया। आपको और कुछ नहीं करना इसमें बस। बट अगर आप सॉल्यूशन करना चाहते हो कि सर हमें करके बताओ कैसे आ गया 2, तो वो भी देखो, कोई मना नहीं है। वो भी देखो कैसे आया। y इक्वल टू ए ई की पावर 3x प्लस बी ई की पावर -3x। इसका जब डेरिवेटिव करोगे तो इसका डेरिवेटिव जब करेंगे तो कितना आएगा? ए तो कांस्टेंट है, e की पावर 3x का e की पावर 3x, चेन रूल से 3x का 3 आ गया। यहां से आप करोगे तो b एज इट इज आएगा और e की पावर -3x का डेरिवेटिव e की पावर -3x और -3x का डेरिवेटिव चेन रूल से -3। तो मैंने डायरेक्ट कर दिया। ठीक है जी। अब क्या करना है हमें? ये रिमूव तो नहीं हो पाया, ये रिमूव तो नहीं हो पाया। अब क्या करें? ये देखो, अब यहां से आप करोगे दोबारा डेरिवेटिव। आपको क्या करना है? दोबारा डेरिवेटिव करना है। तो ये आ जाएगा 9a, तो ये दोबारा डेरिवेटिव हो गया। ये आ गया 9a e की पावर 3x और ये हो जाएगा इस बार माइनस माइनस प्लस 9b e की पावर -3x। यहां आप ध्यान से देखो तो 9 कॉमन आ रहा है। a e की पावर 3x प्लस b e की पावर -3x कॉमन निकाल लिया। 9 को कॉमन निकाल के ये लिख दिया मैंने। इस पूरे की वैल्यू मेरी क्या थी? y ही थी। ठीक है ना? y ही थी। तो मेरी डिफरेंशियल इक्वेशन जो बनी वो ये बन गई, d2y अपॉन dx स्क्वायर इक्वल टू 9y। आर्बिट्ररी कांस्टेंट दोनों रिमूव हो चुके हैं। ठीक है ना? तो इसका मतलब अब आपसे पूछा जाए कि इसका ऑर्डर बताओ, आप क्या बोलोगे? इसका ऑर्डर 2 है। तो ऐसे आया ये निकल के 2। तो आपको बिना सॉल्व करे भी आप बता सकते थे कि 2 आया। सॉल्व करके भी मैंने आपको सिखा दिया। ठीक है ना? ऐसा कोई काम नहीं है रटने वाला कि हाँ जी सर आपने तो ऐसे ही बता दिया। नहीं, समझाया भी है। तो इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी एग्जाम में। आप ऐसे समझना कि जितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट आ रहे हैं इक्वेशन में, उतनी बार ही हम डेरिवेटिव करते हैं। तो दो बार दो आर्बिट्ररी कांस्टेंट आ रहे हैं, इसका मतलब दो बार डेरिवेटिव करना पड़ेगा। तो ऑर्डर हो गया 2। क्लियर है? बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इस पर आ जाओ। ऑर्डर और डिग्री बतानी है, सिंपल सा है। ऑर्डर क्या आता है? जितनी बार हमने हाईएस्ट बार डेरिवेटिव किया है, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है? 2 है। और डिग्री क्या होती है?
जितनी हायर ऑर्डर डेरिवेटिव है उसकी जो पावर है, उसकी जो हाईएस्ट पावर है, यहां पर देखो तो इसकी पावर क्या है, 1 है, तो डिग्री क्या आ गई, डिग्री क्या आ गई इसकी, 1 आ गई। ठीक है, बस खत्म हो गया सॉल्व। छोटे छोटे से क्वेश्चंस मिलेंगे आपको इसमें। ये देखो, सॉल्यूशन बताना है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का। dx बाय एक्स इक्वल प्लस dy बाय y इक्वल टू 0। क्या करते हैं हम, अगर हमें डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन बताना है, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दो, ये आ जाएगा लॉग में मॉड x इक्वल टू लॉग में मॉड y प्लस में c। क्या इस c को हम log c लिख सकते हैं, क्योंकि कांस्टेंट है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसका मतलब यहां से मॉड भी आप हटा सकते हो, क्योंकि यहां पर हटाया हुआ है इन्होंने ऑप्शन में। ये दोनों प्लस में है, लॉग की प्रॉपर्टी log a प्लस log b क्या होता है, वो होता है log a b, a मल्टीप्लाई b, यानी कि y c। ठीक है, यहां से क्या हो गया, यहां से आपको दिखाई दे रहा है क्या हो गया ये, अच्छा ये माइनस में आया था, सॉरी, जब इसको इधर भेजा तो ये माइनस में हुआ। ठीक है ना, ये माइनस है, माइनस से एक माइनस से बहुत फर्क पड़ जाएगा। ये माइनस का log y है प्लस में c, तो इसका मतलब इसको हम लिख सकते हैं log c। अब प्रॉपर्टी बदल गई, अब हो गया a माइनस बी, यानी कि अगर log a माइनस log b है तो प्रॉपर्टी हो जाएगी log a अपॉन b। तो यहां से अगर मैं देखूं तो प्रॉपर्टी बन गई log c अपॉन y। तो log से log कट गया तो x की वैल्यू आ गई c अपॉन y, यानी कि ऑप्शन मैच करो तो एक्स वाई इक्वल टू सी, ये आपका ऑप्शन हो गया। ठीक है ना, तो इसमें log की प्रॉपर्टी का भी यूज किया है हमने और नॉर्मल सा सॉल्यूशन किया है, कुछ डिफिकल्ट नहीं है ये क्वेश्चन। इस टाइप के क्वेश्चंस तो बन सकते हैं इस चैप्टर में से, क्योंकि ये डिफिकल्ट लेवल में नहीं आते क्वेश्चंस। अगर हमें एक डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालना है तो ये बनेगा सॉल्यूशन इसका। क्लियर है इतनी बात, चलें आगे। नेक्स्ट देखो, असर्शन रीजन का क्वेश्चन भी बनाया है, आओ देखते हैं। द डिफरेंशियल इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग द फैमिली ऑफ पैराबोलास y इक्वल टू 4ax, y इक्वल टू 4ax। वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, ये एक पैराबोला की इक्वेशन है। बोला गया है कि वेयर a इज अ पैरामीटर, यानी कि आप आर्बिट्ररी कांस्टेंट भी कह सकते हो इसको, इज दिस। तो हम सॉल्व करके देखते हैं पहले तो कि क्या ये असर्शन ठीक है या नहीं है। पहले अपना असर्शन ही चेक कर लो। हमें a को रिमूव करना पड़ेगा, आर्बिट्ररी कांस्टेंट को रिमूव करना पड़ेगा ना। तो यहां से कैसे करें इसको, या तो आप यहां से भी वैल्यू निकाल लो या फिर आप इसको ऐसे सॉल्व कर लो कि यहां से आपका आ गया y, सिंपल इसको आप देखो तो यहां से आप निकाल सकते हो y इक्वल टू, ये चला जाएगा इसके नीचे, हम्म, तो ये आ जाएगा आपका 2a और यहां से था y dy अपॉन dx। ठीक है ना, तो यहां से a की वैल्यू निकाल लो, तो y dy अपॉन dx बाय 2 इक्वल टू में a की वैल्यू आ गई है। a की वैल्यू आप दोबारा उसमें पुट कर दो, 4 मल्टीप्लाई y dy अपॉन dx बाय 2 x, 2 से ये कट गया, एक y से ये y कट गया, क्या बचा y इक्वल टू 2x dy अपॉन dx। ये आया सॉल्यूशन निकल के। इस इक्वेशन का डिफरेंशियल इक्वेशन ये बनी। क्या हमारी क्वेश्चन में जो थी वो यही थी, x dy अपॉन dx माइनस 2y इक्वल टू 0, और हमारी क्या बन रही है y इक्वल टू 2x dy अपॉन dx। तो ये तो मैच ही नहीं कर रहा, ये तो मैच ही नहीं कर रहा बिल्कुल भी। देख लो कहाँ मैच कर रहा है, मैच ही नहीं कर रहा। तो इसका मतलब असर्शन तो, असर्शन जो है वो तो हमारा फॉल्स हो गया, असर्शन तो फॉल्स हो गया। रीजन को देखो, इफ द गिवन फैमिली ऑफ कर्व्स हैज n पैरामीटर्स, यानी कि वही है कि आर्बिट्ररी कांस्टेंट,
जितने भी होंगे, देन इट इज टू बी डिफरेंशिएटेड n टाइम्स, उतनी बार ही हम उसको डिफरेंशिएट करेंगे टू एलिमिनेट द पैरामीटर्स, ठीक है, एंड ऑब्टेन द nth ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। बिल्कुल बात सही लिखी है ये। देखो अभी मैंने आपको बताया कि अगर दो आर्बिट्ररी कांस्टेंट है तो दो बार डेरिवेटिव करना पड़ेगा, तीन आर्बिट्ररी कांस्टेंट है तो तीन बार करो, चार है तो चार बार करो, एक है तो एक ही बार करो, और जितनी बार करोगे वही जो होता है डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर आता है निकल के, अभी हमने सीखा था। तो इसका मतलब जो रीजन लिखा हुआ है वो तो बिल्कुल ट्रू लिखा हुआ है, असर्शन फॉल्स है, रीजन बिल्कुल ठीक है। जो आपके पास चार ऑप्शन होते हैं असर्शन रीजन में, उसमें से आप चारों में से देख लेना, मैच कर लेना कौन सा है। कि दो ऑप्शन होते हैं ना कि असर्शन इज ट्रू, रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, असर्शन इज फॉल्स, और इस तरीके से आपको ऑप्शन दिए होते हैं, असर्शन इज ट्रू, रीजन इज नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन, फिर असर्शन इज ट्रू और रीजन इज नॉट ट्रू, इस तरीके से होते हैं। तो आप देख लेना कि जो असर्शन लिखा हुआ है वो तो फॉल्स हुआ है, क्योंकि हमने जब सॉल्व किया तो हमारा ये आया, इसके हिसाब से ये बन रहा था, तो फॉल्स है। बट जो रीजन में स्टेटमेंट लिखी है वो बिल्कुल ठीक लिखी है। क्लियर है इतनी बात? चलो, सॉल्व द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन, सॉल्व करना है इस डिफरेंशियल इक्वेशन को। आओ सॉल्व करते हैं। dy अपॉन dx इक्वल टू e की पावर x प्लस वाई प्लस एक्स स्क्वायर e की पावर y। अलग अलग करना पड़ेगा हमें इसको, तभी हम कर सकते हैं। e की पावर x प्लस वाई को हम लिख सकते हैं e की पावर x मल्टीप्लाई e की पावर y, बेस सेम है, पावर ऐड हो गई, तो हमने इसको ऐसे लिख दिया। यहां से आप ध्यान से देखो तो कुछ कॉमन आ रहा है, e की पावर y कॉमन आ रहा है, अंदर से बचेगा e की पावर x प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, ये मल्टीप्लाई में हो गया। dy अपॉन इसको नीचे ले आओ, e की पावर y हो गया, इक्वल टू में e की पावर x प्लस एक्स स्क्वायर dx, ठीक है जी। अब कर दो इंटीग्रेट, इंटीग्रेट कर दो दोनों तरफ, तो ये बन जाएगा आपका e की पावर y, वन अपॉन e की पावर y, तो इसको मैं लिख सकता हूं ना e की पावर माइनस y dy, ठीक है। e की पावर माइनस y का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, e की पावर माइनस y, और फिर उसके कोफिशिएंट से नीचे कर देंगे डिवाइड, इसका हो जाएगा e की पावर x प्लस 2x प्लस सी। इसको आप लिख सकते हो क्या कि माइनस e की पावर माइनस वाई इक्वल टू e की पावर x प्लस 2x प्लस सी, ठीक है। तो e की पावर x ये उधर जाके प्लस हो जाएगा, e की पावर माइनस वाई प्लस 2x प्लस सी इक्वल टू 0। तो ये बन गई आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन, ठीक है ना। तो ये आ गया आपका सॉल्यूशन। आप डिफरेंशियल इक्वेशन से गए और आपने इक्वेशन बना दी, मतलब वही होता है ना, इसका डेरिवेटिव करोगे तो यहां पर पहुंच जाओगे, यही तो होता है इसका सॉल्यूशन। क्लियर है इतनी बात? तो ये हो गया, इसको आप वन अपॉन ई की पावर वाई में लिख देना या यहीं छोड़ देना आंसर तो भी ठीक है ना, दोनों सिचुएशन में आंसर ठीक है। इस क्वेश्चन में हमने वेरिएबल सेपरेबल लगाया था, समझ में आ गया होगा आपको कि हमने पहले अलग अलग कर लिया, y को और x को अलग अलग कर दिया, तभी तो इंटीग्रेट कर पाएंगे, तो वेरिएबल सेपरेबल लगा है इसमें मेथड। देखो ऑर्डर और डिग्री का पूछा है, ध्यान से देखो, हाईएस्ट हायर ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है, मैक्सिमम कितनी बार डेरिवेटिव किया होगा इसको, दो बार किया हुआ है। देखो d2y अपॉन dx स्क्वायर हो रखा है ना, तो दो बार हुआ है। डिग्री क्या होगी, अब डिग्री पर गलती मत करना, अगर डिग्री में आप ये सोच के लिख के आओगे कि इसकी पावर तो वन है तो डिग्री तो वन होनी चाहिए, नहीं नहीं, गलती मत करना, डिग्री इसकी होगी नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड, यहां पर गलती हो जाएगी आपसे बस, क्योंकि मैंने आपको बताया हुआ है कि लॉग के साथ अगर मान लो dy अपॉन dx लिखा है तो भी उसकी डिग्री नॉट डिफाइंड होती है। अगर मान लो e की पावर y dy अपॉन dx लिखा है तो भी डिग्री नॉट डिफाइंड होती है। e की पावर d2y अपॉन dx स्क्वायर लिखा है तो भी डिग्री नॉट डिफाइंड होती है। ऑर्डर हम बता सकते हैं बट डिग्री नहीं बता सकते, ठीक है ना। ऐसे ही यहां पर भी log d2y अपॉन dx स्क्वायर है तब भी नॉट डिफाइंड है। ये मैंने समझाया हुआ है, जब डिफरेंशियल इक्वेशन का कॉन्सेप्ट समझाया था तब मैंने ये चीज मैंने बताई हुई है, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन की है। फिर वही कहूंगा कि जिसने नहीं देखा है प्लेलिस्ट पर जाओ, पढ़ो डिफरेंशियल इक्वेशन पहले। अगर आपने पहले पढ़ा नहीं है डिफरेंशियल इक्वेशन तो कोई फायदा नहीं है ये वीडियो देखने का, पीवाईक्यू की, ठीक है ना।
जनरल सॉल्यूशन बताना है हमें इस डिफरेंशियल इक्वेशन का। दो तरीके के सॉल्यूशन होते हैं, एक तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन होता है, एक जनरल सॉल्यूशन होता है। जनरल सॉल्यूशन में हमें जो कांस्टेंट वाली वैल्यू होती है वो हमें नहीं पता होती, तो हम प्लस सी लगाते हैं। पर्टिकुलर सॉल्यूशन में हमें एग्जैक्ट बताएगा वैल्यू, वो सी की वैल्यू भी हम निकाल सकते हैं क्योंकि उसमें हमें वैल्यूज गिवन होती हैं कुछ एक्स और वाई की, वो पुट करेंगे तो सी की वैल्यू निकल जाएगी, फिर हम वो सी की वैल्यू उसमें दोबारा डालेंगे तो वो पर्टिकुलर सॉल्यूशन आ गया। जनरल सॉल्यूशन में कुछ भी नहीं है, बस जनरल सॉल्यूशन बताना है ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन दिस, तो ये dy अपॉन dx इक्वल टू a है, ठीक है ना, वेयर a इज एन आर्बिट्ररी कांस्टेंट। a की आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, तभी देखो यहाँ पर dy अपॉन dx इक्वल टू a हो रखा है। यहां से क्या करोगे आप, इसको यहां भेजो क्योंकि हमें सॉल्यूशन बताना है ना, इसको इंटीग्रेट कर दो। ए तो कांस्टेंट है, बाहर ही आ गया, ये क्या है dy खाली, यानी कि यहाँ पर 1 होता है ना, तो 1 का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू dy, इंटीग्रेट कर रहे हैं तो y आ गया, a एज इट इज आएगा, इसका करोगे तो x आएगा प्लस में c। तो देखो यहाँ पर जो ये प्लस c आ रहा है ना, हमें नहीं पता कि ये वैल्यू क्या है, तभी हम बोलते हैं जनरल सॉल्यूशन है ये। यही अगर हमें कोई x और y की वैल्यू दे रखी होगी तो यहाँ पर पुट करके हम c की वैल्यू निकाल सकते हैं। क्लियर है इतनी बात? तो ये आपका आंसर आ गया इसका। चलो नेक्स्ट पर आ जाओ। अब ये डिके और ग्रोथ जो कि डिफरेंशियल इक्वेशन में बहुत अच्छी खासी वेटेज लेता है, अगर क्वेश्चन आया तो बड़ा क्वेश्चन ही आएगा, या तो 5 मार्क्स में या केस स्टडी। तो डिके और ग्रोथ पर बहुत क्वेश्चंस करवाए हैं, अगर आपने एमएल अग्रवाल के क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस कर लिए बहुत हैं, मोर देन इनफ है, उसके अलावा कुछ करने की जरूरत नहीं है डिके और ग्रोथ में। और सारे क्वेश्चंस एक एक क्वेश्चन करवाया है, प्लेलिस्ट डली हुई है। In a certain culture of bacteria, the rate of increase of bacteria is proportional to the number present. तो यहां पर आप क्या लिखोगे कि let P be the bacteria present at any time t। आप कुछ भी लेट कर सकते हो। रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ बैक्टीरिया, रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ बैक्टीरिया का मतलब क्या हो गया कि बैक्टीरिया में चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो डीपी बाई डी टी। प्रोपोर्शनल का साइन होता है ये टू द नंबर प्रेजेंट, तो नंबर प्रेजेंट क्या थे, पी थे, क्योंकि इंक्रीज हो रहा है तो पॉजिटिव का साइन ही रहेगा, प्रोपोर्शनल का साइन हटा के पी, के यहां पर क्या है, के इज एनी कांस्टेंट। ठीक है ना, पूरी प्रेजेंटेशन भी करके दिखा रहा हूं आपको कि एग्जाम में कैसे करना है। मैंने प्रोपोर्शनल का साइन हटाया और के और पी, के हमने एक कांस्टेंट लिया है वो लगाया है, क्योंकि यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है तो पॉजिटिव ही रहा प्रोपोर्शनल का साइन हटा के, डिक्रीज रहता तो यहाँ पर नेगेटिव हो जाता। अब यहाँ पर dp बाय पी हो जाएगा, वेरिएबल सेपरेबल हो गया। अब मैं करूंगा इंटीग्रेट, तो ये आ जाएगा लॉग में p और ये आ जाएगा के टी प्लस सी। आगे देखो, इट इज फाउंड दैट देयर आर 10,000 बैक्टीरिया एट द एंड ऑफ 3 आवर्स। सबसे पहले तो यहाँ पर आप मानो कि इनिशियल बैक्टीरिया थे पी नोट और टाइम था 0, तो यहां से आ जाएगा लॉग पी नोट इक्वल टू 0 प्लस सी, यानी कि सी, तो सी की वैल्यू आ गई लॉग पी नोट, तो लॉग पी नोट आ गई, तो हमारी इक्वेशन क्या बन गई, लॉग पी इक्वल टू के टी प्लस में लॉग पी नोट, सी की वैल्यू पुट कर दी, ये हमारी एक इक्वेशन बन गई। क्लियर है इतनी बात? आगे देखो, अब बोला है कि अगर बैक्टीरिया 10,000 हो 3 साल में, तो हमें बताना है सिचुएशन रख के, मतलब पहला केस ये दे रखा है, इसमें वैल्यू पुट करेंगे, तो लॉग 10,000 इक्वल टू 3k प्लस में लॉग पी नोट, ये एक सेकंड इक्वेशन बन गई आपकी। ठीक है ना, फर्स्ट इक्वेशन में मैंने ये वैल्यू पुट करी, सेकंड बना दी। अब वो ये कहता है कि अगर 40,000 वैल्यू हो जाए 5 साल के बाद बैक्टीरिया, तो वैल्यू पुट कर दो फर्स्ट में ही, दोबारा से फर्स्ट में ही पुट कर दो वैल्यूज, तो ये आ जाएगा 5k प्लस में लॉग पी नोट, ये आ गई थर्ड इक्वेशन। अब सब्ट्रैक्ट कर दो,
इक्वेशन 3 -2 कर दो, तो ये आ जाएगा log 40,000 माइनस log 10,000 इक्वल टू 5k प्लस log p नोट माइनस करना है 3k माइनस log p नोट। जब माइनस करूंगा इसमें से इसको, तो ये दोनों के साइन बदल जाएंगे, इससे ये कट गया, यहां पर प्रॉपर्टी लग जाएगी log a माइनस log b, तो ये आ गया log a अपॉन log b। 5k माइनस 3k आ गया 2k, इसको सॉल्व करो तो ये आ गया log 4 इक्वल टू 2k। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं log 2 की पावर 2 इक्वल टू 2k? ठीक है, उसके बाद 2 आगे आ जाएगा क्योंकि log की प्रॉपर्टी लग गई, इक्वल टू 2k। 2 से 2 कट गया तो k की वैल्यू निकल के आ गई, यहां से देखो k की वैल्यू निकल के आ गई log 2, ठीक है ना, k की वैल्यू आ गई log 2। ये हम पुट कर देंगे, हमें क्या बताना है, डिटरमाइन द नंबर ऑफ बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द बिगिनिंग, यानी कि इनिशियल वाला बताना है, पी नोट की वैल्यू बतानी है। तो पुट कर दो आप किसमें, इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दो या 3 में पुट कर दो, ठीक है ना, k की वैल्यू। तो k इक्वल टू log 2, पुट k इक्वल टू log 2 इन इक्वेशन 1, तो यहां से आ जाएगा आपका log 10,000 इक्वल टू 3 log 2 प्लस में log p नॉट, ठीक है ना। इसको जब इधर लेके आऊंगा माइनस में, तो ये log की प्रॉपर्टी बन जाएगी दोबारा से, तो ये आ जाएगा आपका log a अपॉन b, तो मैंने एक साथ लिख दिया, ठीक है ना। इसको ऊपर भेज दो प्रॉपर्टी लगा के, तो ये आ जाएगा आपका 3 ऊपर, ये हो गया 8। अब log से log कट गया, तो 10,000 अपॉन पी नॉट इक्वल टू 8, तो यहां से पी नॉट की वैल्यू निकल के आ गई आपकी 10,000 अपॉन में 8, इसको कट करोगे तो आंसर आ जाएगा 1250। तो जो पी नोट, जो इनिशियल जो नंबर ऑफ बैक्टीरिया पूछा था कि नंबर ऑफ बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द बिगिनिंग, लास्ट में आंसर ऐसे लिख के आ जाना, इज 1250, ठीक है ना। तो ये है पूरा प्रोसेस करने का। डिके और ग्रोथ मॉडल वाले जितने भी क्वेश्चन करोगे, स्टार्टिंग बस ये करनी आ गई, पूरा प्रोसेस सेम रहता है हर क्वेश्चन में, पूरा प्रोसेस सेम रहता है, ठीक है ना। तो अब ये क्वेश्चन केस स्टडी में भी बन सकते हैं, अब ये क्वेश्चन 5 मार्क्स में भी बन सकते हैं, इससे कम में तो नहीं बनते हैं, ठीक है ना। तो अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, अगर आ गया तो ऐसे करना पड़ेगा आपको। फाइंड द पर्टिकुलर सॉल्यूशन, अभी हमने जर्नल सॉल्यूशन वाला किया था ना, इसमें पर्टिकुलर सॉल्यूशन आ गया, देखो कैसे करना है। सबसे पहले यहां से वेरिएबल सेपरेबल ही करना पड़ेगा हमें, इसको उधर भेजेंगे, तो y e की पावर y अंडर रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई, ये सब आपस में मल्टीप्लाई में है, तो ये इसके नीचे आ जाएगा, है ना। यहां से देखो x dx है, तो ये x dx अपॉन में अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये रहा y e की पावर y dy। क्लियर है इतनी बात। अब ये क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन में ही सब कुछ लग जाएगा आपका, इस क्वेश्चन में ही इंटीग्रेशन भी लग गई पूरी। इस क्वेश्चन को इंटीग्रेट, मतलब इसको इंटीग्रेट करना है आपको, इसको इंटीग्रेट करना है। यहां तो लगेगा क्या, सिंपल दिख रहा है, वेरिएबल सेपरेबल लग रहा है, ओ सॉरी बाय पार्ट्स लग रहा है, और यहां पर आपको करना पड़ेगा क्या, सब्स्टिट्यूशन। इसको सब्स्टिट्यूशन करोगे तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर को अगर टी पुट किया तो 2x dx इक्वल टू dt, तो x dx इक्वल टू dt बाई 2, ठीक है जी। x dx की जगह पर हम dt बाई 2 लिख सकते हैं, तो हमने लिख दिया 1/2 तो बाहर आ गया, और ये आ गया dt 1 अपॉन में, तो 1 अपॉन अंडर रूट टी dt, ठीक है ना। इसमें तो हमने लगा दिया सब्स्टिट्यूशन, इसमें आपका लगेगा बाय पार्ट्स,
तो इसको अलग सॉल्व कर लो, इसको अलग सॉल्व कर लो, क्या ही दिक्कत आ रहा है। इसमें आपका लगेगा क्या, बाय पार्ट्स। आपको ये पता है कि ये सेकंड फंक्शन होता है, ये फर्स्ट फंक्शन होता है। बाय पार्ट्स इंटीग्रेशन में भी बताया था कि बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस होल इंटीग्रेशन, फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव डी अपॉन में डी वाई होगा यहां पर, ठीक है। फिर इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, ई की पावर वाई का इंटीग्रेशन ई की पावर वाई रहेगा, इसका हो गया 1, और ये तो 1 हो गया ना आपका कि डी अपॉन डी वाई 1 हो गया सिंपल। इसका डेरिवेटिव कितना हो गया, y का डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू y, तो 1 हो गया, और फिर ये साथ में इसका इंटीग्रेशन e की पावर y dy, इसका भी इंटीग्रेशन करोगे तो वही आ जाएगा दोबारा से माइनस में e की पावर y। तो यहां से हमें ये मिल गया इसका इंटीग्रेशन करके, इसका इंटीग्रेशन करा तो हमने ये हमें ये मिल गया। इसको पूरा सॉल्व कर लेते हैं, इसको पूरा सॉल्व कर लेते हैं। 1 अपॉन अंडर रूट टी का इंटीग्रेशन होता है 2 अंडर रूट टी, और अंडर रूट टी, और जो टी हमने लिया था उसको दोबारा से पुट कर देंगे, तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई ई की पावर वाई माइनस ई की पावर वाई। ये हो गया हमारा इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन में अगर आपकी कमांड है तभी आप डिफरेंशियल इक्वेशन के इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे, नहीं तो इसमें भी इंटीग्रेशन ही पूछा जाता है, जो कि आपसे होगा नहीं अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर। तो इसको सॉल्व करने के लिए सब्स्टिट्यूशन लगाया है, इसको सॉल्व करने के लिए बाय पार्ट्स लगाया है, ठीक है ना। देखो ऐसे क्वेश्चंस सैंपल पेपर में थे तो एग्जाम में पूछ सकते हैं, तो मैंने तो आपको सब कुछ ही कवर करवाया है, सैंपल पेपर हो, केस स्टडी हो, पास्ट ईयर के पेपर हो, कुछ अपनी तरफ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब कुछ ही लिया है मैंने इसमें, जिससे कि आपका पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट भी रिवाइज हो जाए, पूरा चैप्टर भी रिवाइज हो जाए। तो मैंने हर वेराइटी के क्वेश्चन डाले हैं इसमें। अब यहां पर देखो ये प्लस सी, अगर क्वेश्चन पूछता कि जर्नल सॉल्यूशन बताओ तो आंसर यहां खत्म हो जाता, बट पूछा है पर्टिकुलर सॉल्यूशन, तो y की वैल्यू 1 गिवन है एंड x की वैल्यू 0 गिवन है, पुट करनी पड़ेगी। x की वैल्यू जब उसमें 0 डालोगे तो 1 आएगा, इक्वल टू y की वैल्यू 1 डालो, e की पावर 1 माइनस e की पावर 1 प्लस c, तो e की पावर 1 यानी कि वही e हो गया ना, तो यहां से c की वैल्यू 1 आ गई, पुट कर दो c की वैल्यू इसमें, इसमें पुट कर दो c की वैल्यू, तो ये आ जाएगा अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई ई की पावर वाई माइनस ई की पावर वाई, और c की जगह पर आ गया 1। ये आपका आ गया पर्टिकुलर सॉल्यूशन, ये आ गया आपका पर्टिकुलर सॉल्यूशन, ठीक है ना। अब क्योंकि इसमें हमने एग्जैक्ट सॉल्यूशन बता दिया, c की वैल्यू डालते ही हमने एग्जैक्ट सॉल्यूशन बता दिया, ये था हमारा पर्टिकुलर जर्नल सॉल्यूशन, ये आ गया पर्टिकुलर सॉल्यूशन, ठीक है ना। बहुत सिंपल होता है जर्नल सॉल्यूशन से पर्टिकुलर सॉल्यूशन पे जाना, बस x और y की वैल्यू डाल के c की वैल्यू निकालनी होती है, उसके बाद ये c की वैल्यू दोबारा आप इसी में डाल दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। अब इस क्वेश्चन को देखो, डिके और ग्रोथ मॉडल का क्वेश्चन है ये भी। It is known that if the interest is compounded continuously, the principal changes at the rate equal to the product of the rate। प्रिंसिपल को P मान लो, रेट जो है वो R मान लो, कैपिटल R या स्मॉल r कुछ भी ले लो आप। इंटरेस्ट पर एनम, ध्यान से क्वेश्चन को समझो कि प्रिंसिपल में चेंज आ रहा है, यहां पर आप लिख लेना लेट P बी द प्रिंसिपल एंड R बी द रेट ऑफ बैंक एट एनी टाइम T। तो प्रिंसिपल में चेंज आ रहा है टू द इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द रेट ऑफ बैंक इंटरेस्ट, यानी कि R परसेंट ऑफ किसका, प्रोडक्ट किसका है, इसका और P का, यानी कि प्रिंसिपल का। तो ये सिचुएशन थी इस लाइन से, सिंपल लाइन लिखी है, सिंपल लिखा है लैंग्वेज, कुछ नहीं है अलग इसमें ऐसा, ठीक है ना।
तो इसको आप अगर सॉल्व करो, बस ये एक आपका सिचुएशन बन गया ना, तो ए पार्ट सॉल्व करो पहले सिंपल, कि इफ द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड कॉन्टिन्यूअसली एट 5% पर एनम, अगर मुझे 5% पर एनम दिया हुआ है तो आर की जगह पर 5% आ गया। इन हाउ मेनी ईयर्स विल रुपीज 100 डबल, तो ये आ जाएगा आपका, पहले यहां से हम इसको सॉल्व करते हैं, तो 5/100 पी, इसको सॉल्व करोगे तो 1/20 आ गया, तो ये आ जाएगा dp बाय p इक्वल टू 1/20 dt। इसको कर दो अब इंटीग्रेट, तो ये आ गया आपका log p इक्वल टू 1/20 t प्लस में c। ठीक है जी, क्लियर है इतनी बात। अब यहां से ये बोला गया है कि इन हाउ मेनी ईयर्स, कितने साल के बाद विल रुपीज 100 डबल, कि अगर 100 रुपीज था इनिशियली अगर, तो वो डबल हो जाएगा। ठीक है ना, तो हम यहां से 100 रुपीज ना लेके हम मानेंगे कि इनिशियल था हमारा पी नोट, जबकि टाइम था 0। ठीक है ना, जबकि टाइम था 0, तो यहां से लॉग पी नोट इक्वल टू 0 प्लस सी, तो सी की वैल्यू ये आ गई, तो दोबारा डाल दो इसमें लॉग पी नोट इक्वल टू 1/20 टी, और सी की वैल्यू आ गई लॉग में पी नोट। ये बन गई आपकी फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है ना, अब देखो वही कह रहा था कि डबल हो गया, इन हाउ मेनी ईयर्स, कितने साल के बाद ये डबल हो जाएगा। तो पहले अगर मैंने पी नोट लिया था तो अब हो जाएगा 2 टाइम्स पी नोट, डबल हो गया ना, अगर पहले पी नोट था तो अब 2 टाइम्स हो गया उसका। टाइम हमें निकालना है इसमें, तो लॉग, ये तो पी था हमारा, तो पी की जगह पर आ जाएगा 2 पी नोट इक्वल टू 1/20 टी प्लस में लॉग पी नोट। जब इसको इधर भेजेंगे माइनस में तो लॉग ए माइनस लॉग बी लग जाएगा, तो ये आ जाएगा 2 पी नोट अपॉन में पी नोट इक्वल टू में 1/20 टी, पी नोट से पी नोट कट गया, तो log 2 इक्वल टू 1/20 टी। ठीक है जी, कुछ वैल्यू हमें गिवन है क्या? हाँ बिल्कुल गिवन है, log 2 की वैल्यू गिवन है, तो यहां से देखो log 2 की वैल्यू अगर हमें गिवन है तो t आ जाएगा हमारा 20 log 2, बेस e लिखा है, जो कि हमारा जो नॉर्मल होता है log के लिए हम बेस e ही यूज करते हैं, तो आप यहाँ पर ना भी लिखोगे तो भी चलेगा। 0.6931, तो टाइम कितना आ गया आपका निकल के, ये आ जाएगा आपका 13.862, यानी कि टाइम आ गया आपका, राउंड ऑफ करोगे तो 13.9 ईयर्स अप्रोक्सीमेटली। ठीक है ना, तो टाइम पूछा था कि कितने टाइम के बाद डबल हो जाएगा, 13.9 ईयर्स के बाद डबल हो जाएगा। क्लियर है, ये हो गया आपका फर्स्ट पार्ट। केस स्टडी आराम से बन सकती है इसमें से ऐसे 4 मार्क्स की, जिसमें से ये 2-2 नंबर की ऐसे पूछ सकते हैं बना के, और 5 मार्क्स में भी आ सकता है क्वेश्चन। एट व्हाट इंटरेस्ट रेट विल 100 डबल इटसेल्फ इन 10 ईयर्स, यानी कि वही है कि 10 साल में वो अपना डबल हो जाएगा, किस इंटरेस्ट रेट से, किस इंटरेस्ट रेट से 10 साल में हमारा पैसा डबल हो जाएगा अगर। ठीक है ना, तो देखो इस बार इन्होंने हमें क्या बोला है, सिचुएशन देखो पहले क्या थी बी पार्ट के लिए, कि डीपी बाय डी इक्वल टू r% ऑफ पी था। ठीक है ना, r% ऑफ पी था हमारा स्टार्टिंग वाला। ठीक है ना, पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ अब यहां पर देखो कि इस यहां से हमारा क्या ही निकल के आ जाएगा, जैसे हमने अभी किया है, तो log p इक्वल टू में यहां से देखो बस r% को आपको r% ही रखना है, यानी कि r/100 रख लो, यहां पर 5 नहीं रखना बस इस बार, और साथ में मल्टीप्लाई में आपका क्या आ जाएगा इस तरफ, टी तो हमें बोला ही गया है, टी भी दिया हुआ है हमारा, ये आ जाएगा आपका r% ऑफ p इंटीग्रेशन ऑफ dt। ठीक है ना, तो ये log p इक्वल टू r/100, इसका भी इंटीग्रेशन कर दो तो t आ गया प्लस में c आ गया। ठीक है ना, तो सिचुएशन वैसी है सारी, c की वैल्यू हमने अभी पता करी थी, यहां से भी कितनी आई थी हमारी, log में कितनी आई थी, log में p नोट आई थी,
तो वही रखनी है, दोबारा सॉल्व करके दिखाने की जरूरत नहीं है, बस वही आएगी यहाँ से वैल्यू। ठीक है ना। अब की बार इन्होंने ये बोला है कि जो अमाउंट है वो डबल हो रही है, डबल हो गई 10 साल में, तो आर की वैल्यू बतानी है कितनी है, इंटरेस्ट किस रेट से। तो हमने यहाँ पर वैल्यू पुट करी दोबारा से इसमें, तो 2 ही बचेगा हमारा, जैसे अभी हमने यहाँ पर सॉल्व किया था। ठीक है ना, तो 2 ही बचा था। आर अपॉन में 100 इंटू में टी टाइम है, इस बार ये इससे कट गया, आर अपॉन 10 आ गया, तो आर की वैल्यू कितनी आ गई, 10 log 2 आ गई। 10 मल्टीप्लाई log 2 की वैल्यू गिवन है 0.6931, तो इसका मतलब 6.931%। अगर इस इंटरेस्ट रेट से होगा तो 10 साल में हमारा पैसा डबल हो जाएगा। क्लियर है इतनी बात? हो गया क्वेश्चन सॉल्व। ऐसे क्वेश्चंस एमएल अग्रवाल में बहुत दिए हुए हैं, अगर आपने नहीं किए हैं तो आपको फिर ये समझ में नहीं आएंगे, अगर किए हैं तो बढ़िया बात है, फिर तो आ जाएगा समझ। जर्नल सॉल्यूशन बताना है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का, ये आपका सैंपल पेपर का क्वेश्चन है। यहां से आप क्या करोगे, आपको वेरिएबल सेपरेबल लगाना पड़ेगा, तो पहले इसको इधर ले जाओ, फिर क्या करोगे आप, x को इसके नीचे ले आओ और इसको इसके नीचे भेज दो, इंटीग्रेट कर दो दोनों तरफ, तो ये तो हो जाएगा log में mod x। इसको सॉल्व करने के लिए, इस वाले पार्ट को सॉल्व करने के लिए log y को t पुट करना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा आपका डेरिवेटिव 1 अपॉन वाई डी वाई इक्वल टू डी टी। तो यहां से dy अपॉन वाई, ये dy अपॉन वाई की जगह पे dt लिख सकता हूं मैं, और ये 1 अपॉन लॉग वाई है, इसकी जगह पर 1 अपॉन टी डी टी आ गया। सिंपल सी कहानी है। ये हो जाएगा लॉग में मॉड टी प्लस में सी, टी की वैल्यू पुट कर दो, लॉग में लॉग एक्स, क्योंकि लॉग एक्स हमारी जो ये आइडेंटिटी है पॉजिटिव है, तो हमने मॉड हटा दिया। ठीक है ना, क्लियर है इतनी बात? प्लस में सी, सी को भी हम अगर लॉग सी लिख दें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब यहां पर प्रॉपर्टी लग गई, लॉग ए प्लस लॉग बी क्या होता है, लॉग ए अपॉन बी, तो यहां से ए क्या है, पूरा लॉग एक्स है, इस लॉग से ये लॉग कट गया, तो ये सी इक्वल टू में ये आ गया लॉग एक्स अपॉन में सी। ठीक है ना, ये सी को इधर भेज दिया मैंने, इस सी की मल्टीप्लाई वहां कर दिया, तो ये आ गया सी मॉड एक्स। अब अगर इस सी को भी मैं अंदर ही ले लूं मॉड में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि कांस्टेंट वैल्यू है वो log x। अब आपको पता होगा कि log इधर जाके क्या हो जाता है, e की पावर में हो जाता है, जो भी लिखा होता है x। ऐसा मैंने क्यों किया, मुझे ऑप्शन को मैच करवाना है अपना, तो ऑप्शन आ गया इसका y इक्वल टू, अच्छा ये log x नहीं था, ये log y था, सॉरी, t की वैल्यू log y थी ना, तो ये log y है। हमें x की आदत रहती है ना, तो इस वजह से हम जल्दबाजी में x लिख देते हैं, बट वो log y है, तो कोई बात नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट हाँ आंसर में फर्क पड़ जाएगा। तो ये आ गया आपका y इक्वल टू ई की पावर मॉड सी एक्स, तो ऑप्शन नंबर हो गया आपका बी। देख रहे हो, एक नंबर के क्वेश्चन में भी कितना कुछ करना पड़ता है, प्रैक्टिस चाहिए होती है इन सब चीजों के लिए, तभी आप कमांड बना पाओगे। ठीक है ना, बट काफी मतलब कम चांस रहता है इसमें से कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन बने, इजी सा ही बनता है। हाँ, डीके और ग्रोथ मॉडल के क्वेश्चन तो इतने लेंथी ही होते हैं जितने हमने अभी करे हैं, अगर वैसा बना तो वो 5 मार्क्स में बनेगा, तो फिर वो मेहनत तो करवाएगा क्वेश्चन। ठीक है जी, तो ये वाला क्वेश्चन भी आप देख लेना, वेरिएबल सेपरेबल लगाया है, इसमें हमने कुछ नहीं किया, तो बाकी हमने ये लॉग की प्रॉपर्टी यूज करी है, उसके बाद हमने आपको पता है यहाँ पर कि लॉग इधर जाके ई की पावर में बन जाता है, आंसर मैच हो गया हमारा। द इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, अब देखो ये जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, 3 टॉपिक होते हैं ना, वेरिएबल सेपरेबल, होमोजीनियस और इंटीग्रेटिंग फैक्टर वाला, ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, बट आपके सिलेबस में ये कट है, बट फिर भी 1 मार्क्स में ये पूछ लेते हैं, बट कट है, फिर भी बड़ा क्वेश्चन तो इसमें से नहीं आएगा। अगर ज्यादा से ज्यादा 1% चांस है कि अगर इन्होंने ये चीज पूछ ली, वैसे तो ये आउट ऑफ सिलेबस है,
बट अगर फिर भी पूछ लिया एक नंबर में तो आप देख लो कैसे करना है ये। एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स, अगर आया तो सिर्फ इंटीग्रेटिंग फैक्टर ही पूछेगा वो, और इसमें से कुछ बड़ा क्वेश्चन कुछ भी नहीं बनेगा, ठीक है ना। यहां से x से डिवाइड करो सबको, तो ये बन गया आपका, x से डिवाइड करते ही आपका बन गया 2y अपॉन एक्स इक्वल टू में एक्स स्क्वायर, ये प्लस है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है देखो, इंटीग्रेटिंग फैक्टर का एक फॉर्मूला होता है e की पावर में इंटीग्रेशन कर रहे हैं p dx। अब ये क्या होता है p q, ये देख लो, एक फॉर्मेट होता है dy अपॉन dx प्लस py इक्वल टू में q। यहां से कंपैरिजन करो दोनों को, तो p की वैल्यू निकल के आ गई आपकी 2 अपॉन एक्स, और q की वैल्यू निकल के आ गई एक्स स्क्वायर। q से तो हमें मतलब नहीं है, हमें सिर्फ इससे मतलब है। तो e की पावर में 2 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन करना है, 2 बाहर आ गया, ये e की पावर में है पूरा, 2 बाहर आ गया, 1 अपॉन एक्स डी एक्स। 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा लॉग एक्स, तो e की पावर में 2 लॉग एक्स, ठीक है ना, ये पावर में है पूरा। 2 ऊपर चला गया, लॉग के इधर चला गया, प्रॉपर्टी होती है, तो e की पावर लॉग एक्स स्क्वायर। e से लॉग ये कैंसिल हो जाता है, अगर आपको नहीं पता तो मैं बता रहा हूं, अब ये नोट कर लो, ये कैंसिल हो जाता है, तो सिर्फ बचा यहां से एक्स स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर देख लो आप क्या होगा, सी ऑप्शन होगा इसका करेक्ट। क्लियर है इतनी बात। ये था इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने का फॉर्मूला, ये छोटा सा फॉर्मूला है बस, कि e की पावर में p dx होता है, ठीक है ना। और अगर आपका ये सिचुएशन नहीं बन रही है तो पहले आपको बनानी है, फिर इस फॉर्मेट से, ये जो एक फॉर्मेट है इससे कंपैरिजन करो, p की वैल्यू और q की वैल्यू देख लो, हमें p चाहिए होता है बस, इसमें p को रखो, इंटीग्रेट करो और सॉल्व कर दो, ठीक है ना, यहां से। तो ये आंसर आ जाएगा आपका। तो जैसे कि आपको पता है कि हम लास्ट में केस स्टडी जरूर करते हैं, हमने हर PYQ की सीरीज में किया है, किसी में 1, किसी में 2, किसी में 3, इसमें हम 1 करेंगे। ये किसी प्रीवियस पेपर में केस स्टडी आई है, शायद हो सकता है आपने पहले कर रखी हो या कर ली हो, फिर भी हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि ये थोड़ी सी केस स्टडी कॉम्प्लिकेटेड है, बट कोई बात नहीं, हम डिस्कस करते हैं। देखो, a patient is rushed to operation theater for 2 hours cardiac surgery. A person is anesthetized when its blood stream contains at least 3 mg of propofol. propofol क्या है ये? अब ये नाम पर मत जाओ कि इतनी डिफिकल्ट लैंग्वेज लिखी है, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। ये जो है प्रोपोफॉल एक इंजेक्टेड लिखा हुआ है यहाँ पर इसके बारे में, कि ये एक इंजेक्शन टाइप है जो कि नी रिप्लेसमेंट में या ओपन हार्ट सर्जरी में लगाई जाती है। तो होता होगा कुछ भी यार, हमें तो नहीं पता, ये तो जो डॉक्टर्स लोग हैं उनको पता होगा ना, हमें तो सिर्फ क्वेश्चन पे ध्यान देना है। तो कम से कम 3 mg ये इंजेक्ट होना चाहिए बॉडी के अंदर, बॉडी के वेट के हिसाब से, ठीक है ना, 3 mg पर केजी, 3 mg पर केजी, यानी कि अगर किसी का वेट 10 केजी है तो उसकी बॉडी में 30 mg प्रोपोफॉल इंजेक्ट करना है, ठीक है ना, हमें ये सर्जरी से पहले या फिर नी रिप्लेसमेंट से पहले, ऐसा इसमें कुछ लिखा है, होता होगा यार, क्योंकि हमने तो डॉक्टरी नहीं पढ़ी है तो हमें नहीं आइडिया। चलो, रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रोपोफॉल इन द बॉडी इज प्रोपोर्शनल टू द, हमें यहां से मतलब है सिर्फ क्वेश्चन से। तो अगर ये प्रोपोफॉल को x माना है तो रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रोपोफॉल, और हम बनाते हैं अपनी सिचुएशन, तो dx by dt, the rate of change of propofol in the body is proportional to the quantity of propofol present at that time. प्रोपोर्शनल का साइन लगाओ, और यहाँ पे लिखा है कि क्वांटिटी ऑफ प्रोपोफॉल प्रेजेंट एट टाइम, यानी कि x की बात ही हो रही है, क्योंकि जो x है वो प्रोपोफॉल है, उसके बारे में बात हो रही है, प्रोपोर्शनल। अब मैं यहां से क्या कर रहा हूं, इसका प्रोपोर्शनल का साइन हटा के माइनस का kp लगा रहा हूं मैं, अभी मैंने पहले भी क्वेश्चंस में किया है, सॉरी kx। तो यहां से माइनस क्यों लगाया मैंने, ये समझने वाली बात है यहाँ पर।
समझो ध्यान से कि मैंने माइनस क्यों लगाया। के क्या है, कोई पॉजिटिव मतलब सॉरी के क्या है, कोई एनी कांस्टेंट है। द रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रोपोफॉल इन द बॉडी इज प्रोपोर्शनल टू द क्वांटिटी ऑफ प्रोपोफॉल प्रेजेंट एट दैट टाइम। अब मेरे पास अगर मान लो कि 500 mg प्रोपोफॉल था, अब मैं वो प्रोपोफॉल इंजेक्ट कर रहा हूं बॉडी के अंदर, तो जो मेरे पास प्रेजेंट में था, पहले था स्टार्टिंग में, अब वो कम होती रह रही है क्वांटिटी, क्योंकि बाकी की जो क्वांटिटी है इंजेक्शन के थ्रू बॉडी में जा रही है किसी पेशेंट के। तो जो मेरे पास स्टार्टिंग में था एट दैट प्रेजेंट एट द टाइम, उस टाइम पर जब था उससे कम होती जा रही है क्वांटिटी। इस वजह से ये माइनस का साइन लगा है, क्योंकि जब हम कोई चीज डिक्रीज करते थे, हमने बैक्टीरिया वाला क्वेश्चन किया, उसमें बैक्टीरिया इंक्रीज हो रहा था तो हमने के को पॉजिटिव रखा है। यहां पर डिक्रीज की सिचुएशन है तो के को नेगेटिव रखना है। इससे फर्क पड़ता है आपके सॉल्यूशन में। तो dx बाय एक्स इक्वल टू माइनस के डी टी, इंटीग्रेट कर दो, log x इक्वल टू माइनस के टी प्लस सी। ठीक है जी, आगे पढ़ते हैं। क्या बोला है, बेस्ड द अबव इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। दो दो नंबर की केस स्टडी है। शो दैट प्रोपोफॉल गिवन इंट्रावेंसली इज एलिमिनेटेड एक्सपोनेंशियली फ्रॉम द पेशेंट्स ब्लड स्ट्रीम। वो कह रहा है कि इसको एक्सपोनेंशियली फॉर्म लिखो, मतलब कोई एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है, हमने शो करना है, ये बोला है फर्स्ट पार्ट में। तो चलो देखते हैं कि किस तरीके से हम लिख सकते हैं इसको। अगर मैं मानूं कि इनिशियली एक्स नोट है तो जब टाइम 0 है, क्योंकि मुझे सी की वैल्यू भी पहले पता करनी है, तो माइनस के, ये तो 0 हो जाएगा तो सी की वैल्यू यही आ गई। तो पुट करो x इक्वल टू माइनस के टी प्लस में लॉग एक्स नोट, ये इधर आके माइनस हो गया तो लॉग की प्रॉपर्टी लग गई लॉग ए माइनस बी, तो x अपॉन में एक्स नोट इक्वल टू में माइनस के टी। अब मैंने बताया था ना, ये लॉग इधर जाके क्या हो जाता है, ये लॉग इधर जाके क्या हो जाता है ई में, तो यानी कि x अपॉन एक्स नॉट इक्वल टू ई की पावर माइनस के टी। एक्स नॉट की इधर मल्टीप्लाई कर दी तो x इक्वल टू एक्स नॉट ई की पावर माइनस के टी। ये आपके फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया। शो दैट द प्रोपोफॉल गिवन इज एलिमिनेटेड एक्सपोनेंशियली फ्रॉम द पेशेंट्स ब्लड स्ट्रीम। देखो, एक्सपोनेंशियली की फॉर्म में बनाना था, इस प्रोपोफॉल को बना दिया। प्रोपोफॉल क्या था, एक्स था ना, एक्स को हमने एक्सपोनेंशियली फॉर्म में बना दिया। यही बोला था क्वेश्चन में कि ऐसे बना के दिखाओ, तो हमने ए पार्ट का सॉल्यूशन कर दिया। देखो क्वेश्चन वैसे ही थोड़ी सी लैंग्वेज कॉम्प्लिकेटेड है, बट अगर आपने डीके और ग्रोथ मॉडल की अच्छे से प्रैक्टिस करी है तो आपको समझ में आ रही होंगी चीजें। अब देखो सेकंड पार्ट देखो, बोला है कि कितनी डोज देनी है हमें, अगर वो 50 केजी वेट है उसका और 2 घंटे ऑपरेशन चलना है। ठीक है ना, ऑपरेशन 2 घंटे का है, 50 केजी वेट है, तो कितनी डोज दें। ठीक है, जैसे कि पहले ही यहां पर बोला गया था कि कम से कम 3 mg डोज देनी पड़ेगी हमें पर केजी। अगर 10 केजी वेट है तो 30 mg डोज देनी पड़ेगी सर्जरी के टाइम पर। ठीक है जी, ऐसा ही इसमें लिखा है। होता होगा कुछ सर्जरी वगैरह का, हमने तो किया नहीं कभी, तो हम तो क्वेश्चन के हिसाब से देख लेते हैं कि क्या है। तो हमें बताना है कि कितने mg हमें डोज देना है। क्लियर है इतनी बात। तो अब यहां पर देखो सिचुएशन क्या है, ये हमारी सिचुएशन बन गई। अब जो ये नीचे गिवन में गिवन था ना, गिवन, इससे हमें देखना है कि बोला है कि 2 की पावर 1/5 की वैल्यू ये दे रखी है, इसका मतलब यहां पर आगे कहीं यूज होगी वो। एंड एज्यूम, यहां तो हमें कुछ नहीं बोला, यहां पर दिया है एज्यूम हाफ लाइफ ऑफ प्रोपोफॉल, कि अगर पहले हमने इनिशियली एक्स नोट लिया है तो अब हमें उसका हाफ लेना है, टाइम 5 आवर्स। इसको ऐसे पढ़ना है, एज्यूम हाफ लाइफ ऑफ प्रोपोफॉल इक्वल टू 5 आवर्स, कि अगर पहले एक्स नोट था इनिशियली, कि मतलब जब हम स्टार्टिंग में डोज दे रहे थे तब तो टाइम 0 था और उसके अंदर पूरी डोज थी। अब उस डोज को आधा हो गया, वो डोज आधी हो गई, टाइम था 5 घंटे।
ठीक है जी। तो बोला था कि कितना हमें 50 केजी अगर उसका वेट है तो कितना हमें उसको डोज देनी पड़ेगी। तो बस अपनी इस वाली सिचुएशन में वैल्यूज को पुट करते हैं। e की पावर -5 kt, तो यानी कि e की पावर -5k, इससे ये कट गया तो 1/2 इक्वल टू e की पावर -5k। अब देखो यहां पर इसको कैसे सॉल्व करोगे, ये जो गिवन है ये ऐसे ही नहीं गिवन, ये देखो 1/2 इस पूरे की पावर, ये जब इधर आएगी तो ये आ जाएगा माइनस का 1/5, ये आपको पता होना चाहिए। अगर मान लो 2 की पावर 5 इक्वल टू x लिखा है तो इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि 2 इक्वल टू एक्स की पावर 1/5, ये पावर इधर जाके फ्रैक्शन में हो जाती है, आपको पता होगा ये। तो ऐसे ही ये -5 थी, इधर आके माइनस का 1/5 आ गया। अब पावर को पॉजिटिव बनाना है तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, 2 की पावर 1/5 आ जाएगा इक्वल टू e की पावर k। 2 की पावर 1/5 की वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन है 1.1487 इक्वल टू e की पावर k। ठीक है ना, ये हमने वैल्यू निकाल दी e की पावर k की, ये ठीक है ना। अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ, अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है, ठीक है। अब हम यहां लिखेंगे द क्वांटिटी ऑफ प्रोपोफॉल needed to 50 kg adult in 2 hours या एट द एंड ऑफ 2 hours। ठीक है ना, इस तरीके से आप लिखोगे तो कितना आएगा 50 × 3 यानी कि 150 mg। क्यों, क्योंकि 3 mg पर केजी था, 50 केजी का मतलब हो गया 150 mg। आपकी जो ये इक्वेशन थी x इक्वल टू एक्स नोट ई की पावर -kt, यहां से x इक्वल टू एक्स नोट यानी कि x कितना था, क्वांटिटी कितनी जानी है 150, x नोट e की पावर t कितना है, टाइम कितना था 2 था, और k की वैल्यू अभी यहां पर पुट करते हैं माइनस का 2k, पहले इतना लिखो यहां पर। तो 150 इक्वल टू में e की पावर k यानी कि x नोट e की पावर k की वैल्यू कितनी है 1.1487, इस पूरे की पावर -2 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 150 इक्वल टू एक्स नोट मल्टीप्लाई में 1/1.1487 की पावर 2, यानी कि एक्स नोट की वैल्यू निकल के आ गई आपकी 150 मल्टीप्लाई 1.1487, इसकी होल पावर 2। कैसे सॉल्व करोगे आप, सिंपल इन दोनों की मल्टीप्लाई करवाओ, 150 से डिवाइड मतलब मल्टीप्लाई करवा दो, मतलब पूरे को ऐसे सॉल्व करना पड़ेगा, और कोई ऑप्शन नहीं है इसका। तो इसका फाइनल आंसर आपका आ जाएगा कि 197.93 mg। तो ये सेकंड पार्ट में पूछा था ना कि व्हाट डोज ऑफ प्रोपोफॉल, तो इतनी डोज आपको देनी पड़ेगी इस क्वेश्चन के हिसाब से। तो ये पूरा सिचुएशन था डीके और ग्रोथ का। तो क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, एक तो लैंग्वेज थोड़ी सी इन्होंने डिफिकल्ट डाली हुई है इस केस स्टडी में, और क्वेश्चन थोड़ा सा है ऐसा समझने में डिफिकल्ट हो सकती है आपको, कि अगर आपने अच्छे से प्रैक्टिस नहीं करी है तो। बस ये था डिफरेंशियल इक्वेशन का पार्ट, इतने ही क्वेश्चंस हैं। तो वीडियो जितनी भी बनी है पूरी देखना, क्योंकि इसमें क्वेश्चंस भी कम है तो वीडियो छोटी बनी है। बाकी नहीं तो हमारी ऑलमोस्ट वीडियोस 2 घंटे 2 ढाई घंटे की भी बनी है, जिसमें हमने सब कुछ कवर किया है, क्योंकि उसमें उतने क्वेश्चंस थे, इसमें क्वेश्चंस ज्यादा नहीं थे तो हमने इतने ही कवर किए हैं। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो। आप वीडियो की डिमांड तो करते हो बट देखते नहीं हो या फिर शेयर नहीं करते, मुझे नहीं आइडिया कि आप नहीं करते होंगे पक्का शेयर, क्योंकि तभी व्यूज या फिर बच्चों तक वीडियोस नहीं पहुंच पाती है। तो ये तो गलत बात है कि हम मेहनत करते हैं और एक एक कमेंट देखते हैं, तभी हम उस हिसाब से वीडियोस भी बनाते हैं। आपके कमेंट देख के कि आपको ज़रूरत है, आप डिमांड भी करते हो, तो हमें भी अच्छा लगेगा कि अगर आप शेयर करोगे, लाइक सब्सक्राइब करोगे। ठीक है जी, चलो तो फिर मिलेंगे आपसे फिर ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में PYQ सीरीज के साथ, प्रोबेबिलिटी के साथ। गुड लक, टेक केयर, बाय बाय।